नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2024 के रण में इस बार संविधान पर जमकर सियासत हुई। कांग्रेस जहां लोगों के बीच जाकर पीएम मोदी को संविधान विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल संविधान बचाओ के नारे से बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे, तो बीजेपी खुद को संविधान का रक्षक साबित करने से पीछे नहीं हटी। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी पीएम मोदी को तानाशाह बताया तो कभी अपने भाषण में संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसके नारे लगाए। और यही नहीं, 4 जून को जिस दिन नतीजे आए थे, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि इंडी गठबंधन ने संविधान को बचा लिया। लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को उसी के जाल में फंसाते हुए उन सभी हमलों पर करारा जवाब दिया और वो फैसला ले लिया जिसकी उम्मीद खुद कांग्रेस को भी नहीं रही होगी। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 25 जून को जब लगाई गई थी आपातकाल, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया। और इस फैसले के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो आग बबूला हो उठे। कांग्रेस ने तो 8 नवंबर यानी नोटबंदी वाले दिन को आजीविका हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। आज हम इसी पर दिवस वर्सेस दिवस की जो सियासी लड़ाई चल रही है उस पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस के तेवर काफी तीखे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में कांग्रेस के जो नेता संविधान की कॉपी को ढाल बनाकर मोदी सरकार को घेरने का दांव चल रहे थे, अब वो दांव कांग्रेस पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 में कांग्रेस काल के दौरान देश में लगे आपातकाल को हथियार बनाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। इस काले दिन को अब सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जनता इसको भूलना नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। केंद्र सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 25 जून को संविधान की हत्या हुई, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी और इस दौरान तत्कालीन सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तत्कालीन सरकार ने लोगों पर अत्याचार किया और इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाकर आपातकाल में संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सरकार के इस फैसले से कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से सरकार ने हर दिन संविधान की हत्या की, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। ये अतीत में ले जाते हैं, तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम व्यापारी हत्या दिवस मनाएंगे। जीएसटी और नोटबंदी से व्यापारी मर गए या व्यापार मर गया, हम किसान हत्या दिवस मनाएंगे, हम भी कर सकते हैं। और 25 जून की जो इमरजेंसी लागू हुई लगभग 17-18 महीने थी, यहाँ तो 10 साल से इमरजेंसी लगी हुई है। संविधान हत्या दिवस अगर नहीं बुलाएंगे 25 जून 1975 को, तो क्या संविधान समर्पण दिवस मनाएंगे? मैं समझता हूं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो चुनाव के दौरान संविधान हाथ में तो उठाए थे, लेकिन उन्होंने कभी संविधान की मूल भावना को समझा नहीं और इंदिरा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पे वो चलते रहे। एक तरफ केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया, तो विपक्षी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाने का ऐलान करने से पीछे नहीं है। मतलब दोनों तरफ से दिवस वर्सेस दिवस की जंग शुरू हो चुकी है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के फैसले को विपक्ष ने आजीविका हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया। 4 जून 2024 जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कम सीटें मिली,
तो विपक्ष ने इसे मोदी मुक्ति दिवस करार दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद अपोजिशन ने लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी। 25 दिन की इस मनहूस रात को लोकतंत्र को समाप्त किया गया, लाखों लोगों में जेल में डाला गया। बड़े बड़े नेता जो प्रतिपक्ष के थे, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, आडवाणी जी, सबको जेलों में डाला गया। उनके परिवार वालों को यंत्रणा दी गई। मुझे गर्व है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं जिसने लोकतंत्र की रखवाली के लिए ये दिवस मनाने का फैसला किया है। देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरी थी उस वक्त। तो उसमें गलत क्या है? आप संविधान हत्या दिन मना रहे हो तो 10 दिन मनाना पड़ेगा। 10 साल में जो हुआ है ना आपके कार्यकाल में, आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? छोड़ दिए। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार देश के बड़े मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के गैर जरूरी फैसले ले रही है। वहीं बीजेपी तर्क देकर कांग्रेस पर हमलावर है। मतलब सियासी बवाल मचना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रिपोर्ट आपने देख लिया किस तरह की राजनीति हो गई। भली बात ही आप समझ गए होंगे बयानों से। चलिए अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में विवेक सिला साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का दोपहर की नंबर 1 डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आज राजनीतिक विश्लेषकों से सबसे पहले टिप्पणी लूंगा आपसे, फिर प्रेम कुमार जी से, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा सिद्धार्थ जी, विवेक जी और लोकेश जी के पास। तो अवधेश जी ये बताइए, ये दिवस वर्सेस दिवस की राजनीति का औचित्य क्या है? क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? मैं नहीं मानता कि इसको आप प्रतिस्पर्धात्मक दिवस वर्सेस दिवस की राजनीति के रूप में लेना चाहिए। अगर इस समय देश में संविधान की रक्षा को विपक्ष ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, और भले लाल झंडा देश से कमजोर हो गया लेकिन लाल रंग में रंगा हुआ संविधान की प्रति लेकर अगर हमारे देश के विपक्ष के सांसद संसद के अधिवेशन के पहले लहराते हैं, तो इस देश में ये तय तो होना चाहिए ना कि भाई संविधान की वास्तविक हत्या कब कब हुई थी। आपातकाल 25 जून 1975 भारतीय संविधान के जीवन और भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में ऐसा अध्याय है जब वो पूरे समय देश में संविधान नहीं था। अच्छा, लोग कहते हैं कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ही वो लगाया गया, लेकिन उस अनुच्छेद का दुरुपयोग था और जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उसको हटा दिया। अब आंतरिक इमरजेंसी का प्रोविजन उस में हमारे देश में अब है ही नहीं। जो आज लोग कहते हैं कोई लगा देगा, ये भी झूठ फैला रहे हैं, वो प्रोविजन ही नहीं है। उस समय इंदिरा जी जो भी प्रधानमंत्री के रूप में जो बोलेंगी, जो करेंगी, जो निर्णय करेंगी, वही संविधान था। वो सुप्रीम कोर्ट को भी के अधिकार पर भी अंकुश लगाया गया था कि प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको बदल नहीं सकता है। तो जो कुछ भी हुआ उस समय पूरा संसद, अब संसद की गरिमा की रक्षा की बात होती है संविधान के तहत। संसद था ही नहीं, एक पक्षीय, जो मर्जी है वो करो। अब सारे विपक्ष के नेता जेल में, और अगर इमरजेंसी होती तो हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे होते क्या? अखबार को छापने के पहले उसको जहां से भी वो पेज बन रहा है वहां के सूचना अधिकारी या सेंसरशिप ऑफिसर जो होता था उसके पास भेजना पड़ता था। वो टिक लगाता था कि ये खबर जाएगी, इस खबर में ये लिखना पड़ेगा, तब ये जाएगी। ये स्थिति थी पूरे भारत में। और आज लोग तो ये तो विषय होना चाहिए। 2 अवसर देखिए, संविधान 2 अवसर, और ऐसे तो कई अवसर है जब भारत के संविधान के साथ। पहला अवसर था जब नेहरू जी के शासनकाल में संविधान का पहला संशोधन हुआ। वो बहुत व्यापक संशोधन था। उसमें एक साथ मुझे लगता है 7 से 8 धाराओं में संशोधन हुआ, जिसमें 19 धारा जो हमारी अभिव्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। और उसके उद्देशिका में पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि कोर्ट ने इसका काफी विस्तार से व्याख्या कर दिया, इसलिए इसको संशोधित करना जरूरी है। और दूसरा, उसमें और भी है बात। दूसरा देखिए,
शाहबानो मामले में 1985 में भारतीय संविधान की आत्मा को पड़े रखकर देश के शरिया के विधान को संविधान के तहत संसद ने पारित किया था। अच्छा। तो इसलिए संविधान पर जब बात होगी तो क्या आपातकाल तो है ही है, आपातकाल संविधान की हत्या का दिवस है, लेकिन बाकी चीजों पर होगी। और जब आप लगातार इस झूठ नैरेटिव को चलाए हैं, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की तरह जब अच्छा। आपका उसी रूप में उत्तर देने की कोशिश किया, लेकिन ये उत्तर वो ऐसा नहीं है कि ये झूठ है कि भैया संविधान बदल देंगे। ये घटित देश का घटित वह सच है जो देश को याद दिलाना हर वर्ष आवश्यक है। लोकेश जिंदल जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसका बिल्कुल जवाब देंगे पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन जैसा कि कहा था कि पहले राजनीतिक विश्लेषकों से बात करेंगे, तो प्रेम कुमार जी सबसे पहले अब आप ही बताइए कि संविधान हत्या दिवस वर्सेस संविधान खतरे में, इस पर आपका विश्लेषण क्या है? वैसे आज आप मैचिंग भी कर रहे हैं लोकेश जिंदल जी से, विचारों के साथ साथ पहनावे में भी। प्रेम कुमार जी प्लीज बोलिए। हिमांशु जी देखिए, ये तो शब्द ही बड़ा अटपटा लगता है। हाँ। हत्या दिवस हमने तो कभी सुना ही नहीं था। कभी भी हुआ तो शहादत दिवस हमने सुना कि देश के लिए कोई कुर्बान होता है तो शहादत दिवस। आप संविधान बचाओ दिवस भी मना सकते हैं, इस संविधान हत्या दिवस ये अपने आप में कहीं ना कहीं बौद्धिक कंगाली है। ये संविधान हत्या दिवस बोला जाता है। दूसरी बात ये है, नाम से आपत्ति, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि आज देखिए हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, हाईकोर्ट टिप्पणी करता है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको बेवजह जेल में रखा गया, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री पद चला गया और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज तो कम से कम अवधेश जी बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। हेमंत सोरेन को जो जेल में भेज दिया गया, हाईकोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से भेज दिया गया, कौन है जिम्मेदार? क्या एजेंसियां जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, कोई पनिशमेंट है, सरकार जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? आज आए जैसे उस समय पूरे देश में प्रदर्शन हुए, बस तो सरकारी जो संपत्ति का नुकसान हुआ, आज अगर वो घटनाएं होती तो आपका बुलडोजर न्याय कर रहा होता। तो आज जो है ये आपातकाल की स्थिति है कि तब जब कुछ नहीं हुआ, सरकारी इमारतों को तोड़े जाने के बावजूद उनका घर तो नहीं गिराया गया, उनके बेवजह उनके घर परिवार को तो परेशान नहीं किया गया। ऐसी दोनों कंपेयर कीजिए। इसके बाद तीसरी बात है, इंदिरा गांधी कब जो भी अपने अधिकारों का उन्होंने इस्तेमाल किया, संविधान के तहत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल किया। आपातकाल को गलत भी माना, आपातकाल के दौरान ज्यादती हुई, इस बात को भी इंदिरा गांधी ने माना। आपातकाल का कोई समर्थन आज भी नहीं करता, लेकिन आपातकाल का दिवस तो मनाया ही जाता है इसलिए कि आगे से कोई ऐसी परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो। लेकिन इसको संविधान हत्या दिवस सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हर हाथ में जो संविधान आ गया, अवधेश जी बहुत सही कह रहे थे, तो हर हाथ में जो संविधान आ गया तो उसके जवाब में क्या करे? सरकार बेचैन है, क्या करे? तो संविधान हत्या दिवस मनाने लगो। इससे क्या इंदिरा गांधी की अहमियत कम हो जाएगी? अरे लोकसभा स्पीकर जैसे आसन से अगर इंदिरा गांधी की निंदा का प्रस्ताव पारित होता है तो ये है संविधान की हत्या, ये है आपातकाल कि आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह अच्छा ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी के पास आना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि अवधेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसलिए 2 मिनट और रुक जाइए, सभी के पास आ रहा हूं, विवेक जी और राहुल जी आ जाइएगा। ऐसा है कि प्रेम कुमार जी जैसा व्यक्ति अगर ये शहादत, और क्या संविधान ने अपनी शहादत दी थी, वैसे भी हम लोग जो है उसकी जगह जो है मतलब वीर गति और बलिदान शब्द का ज्यादा, अगर मर्डर हुआ संविधान का, नहीं तो उन्होंने ये कहा कि बचाओ दिवस, ये कर सकते थे, शहादत नहीं बचाओ। सवाल है कि हम बचाओ तो हम कर ही नहीं, उसके दिवस थोड़े मनाना है यार। उस समय आज अगर चौरा चौरी कांड को आप मनाते हैं, अरे सुनिए सर, संविधान की अगर गला रेत, हत्या को हत्या कहना होगा। आपने अगर गला रेत के कत्ल किया है, सुनिए, क्यों नहीं कहेंगे? नहीं सुनिए वो नहीं सुनिए महात्मा गांधी जी की, सुनिए आप खींच के मत ले जाइए,
महात्मा गांधी जी पर बाद में चर्चा कर लेंगे। ये आप लोगों की ये बीमारी है कि उसको देखिए, अब आप बार बार बीच में बोलने लगे। मैं तो आपको टोका नहीं, आपके कारण भी मेरी उत्तेजना बढ़ी थी। जब आप जो है कुव्याख्या करने लगे थे तो मेरी उत्तेजना भी बढ़ी थी, लेकिन मैं शांत होकर सुना हूं। मुझे भी शांति से सुन लीजिए। अगर किसी का कत्ल हो, अगर संविधान का कत्ल हो रहा है सरेआम, तो उसको हत्या और कत्ल ही बोलेंगे, उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है। और इसको इशू विपक्ष ने ही बनाया है। और जो हमको सबसे हैरत हुई है कि इमरजेंसी में हजारों परिवार बर्बाद हो गए। अच्छा, घरों में कुर्की जब्तियां तक हुई हैं, लोगों को ढूंढने में बोल रहे हैं बचाओ दिवस कर देते ना, संविधान बचाओ दिवस कर देते। परिवार तो बर्बाद नहीं हुए, अनेक परिवार देश में बर्बाद हुए। और जो संविधान की हत्या दिवस केवल हत्या के रूप में नहीं है, जिन लोगों ने उस संघर्ष में अपनी कुर्बानियां दी हैं, जो लोग बलिदान हुए हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जीवित है, उन सबको उस संविधान के बचाने में, आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में उन सब के योगदान को याद करना, सिद्धार्थ यादव उसका एक पार्ट है। सिद्धार्थ यादव आंदोलन में भी बहुत सारे लोग जेल गए। ओके, सिद्धार्थ यादव जी नहीं गए। सिद्धार्थ यादव जी, ये संविधान हत्या दिवस ये क्या है? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आप बचाओ दिवस, संविधान बचाओ दिवस बोलते तो आपत्ति नहीं होती, आपत्ति नहीं होती ना प्रेम जी? देखिए बिल्कुल, संविधान बचाओ दिवस सबको मनाना नहीं, चाहिए। लेकिन 25 जून को अगर मनाते तो फिर भी हम तो आपातकाल की निंदा इसलिए करते हैं कि ताकि ऐसी स्थितियां फिर से दोबारा पैदा अच्छा ठीक है लोकेश जी, 25 जून को अगर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाता तो आपत्ति नहीं होती ना? देखिए जी, सिद्धार्थ जी, तो आपत्ति इस बात से है कि इमरजेंसी लागू क्यों? मैं जवाब नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, मेरे को बस ये जानना था कि वो जो नाम को लेकर आपत्ति थी, अगर 25 जून को संविधान बचाओ दिवस अगर मनाने की बात कही जाती तो भी आपत्ति होती आपको? हाँ ना बता दीजिए। नहीं, मुझे अगर 24 जून को ये संविधान बचाओ दिवस कहते तो मुझे ज्यादा सहमति। अच्छा, और डिटेल में आऊंगा इस पर मैं, लोकेश भाई डिटेल में आऊंगा, क्योंकि उनसे मेरी बात हो रही थी तो इसलिए मैंने तो बीच में आपसे पूछा उस तारीख के बारे में। हाँ सिद्धार्थ जी। देखिए हिमांशु जी, बड़े संयम के साथ सबको सुना, मैं आशा करता हूं सब भी मुझे उतने संयम से सुनेंगे। देखिए बात ये नहीं है कि किसको दिक्कत है और किसको नहीं है, कांग्रेस पार्टी को तो दिक्कत होगी ही होगी। अब जिस परिवार के दादी जी ने लगाया था या जिस नाम पर वो राजनीति करते हैं और उनके कालखंड में ऐसा हुआ, उनके सरकार ने उसका लाभ उठाया और इमरजेंसी का एक ऐसा काला अध्याय देश ने देखा, तो उनको दिक्कत होगी। आश्चर्य तो इस बात का भी है कि कई इनके इंडिया अलायंस के साथ। अच्छा सिद्धार्थ जी, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आप ही के सांसद इस वक्त सुधांशु जी इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है। और यह क्यों हुआ यह भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ 1975 में हुआ, उससे पहले। और मैं एक और आज एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं। बहुत सी फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और कईयों ने पब्लिश भी किया है, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपत्ति है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए। नित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें भारत का उल्लेख है, उसमें तो क्या क्या वर्णन है कि इमरजेंसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थीं, कहां तक हस्तक्षेप कर रही थीं। क्यों नहीं तक कांग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपत्ति की? तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए हैं, संदेह उत्पन्न होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं, क्योंकि ये चुनाव
भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने बाकायदा बयान दिया था प्लेज करते हुए कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इमरजेंसी के समय में भी, और मैं कई किताबें गिना सकता हूं, पर मैंने एक का नाम इसलिए लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का। अब उल्लेखनीय बात यह है कि आज वो सारे लोग जिनका खुद का के ऊपर जुल्म हुआ था, वो जुल्म करने वाले के साथ खड़े हो गए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह प्रवृत्ति इनकी हमेशा से थी। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए। तो ये जो पॉइंट यहां पर आखिर में उठाया सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि जुल्म सहने वाले लोग जुल्म करने वालों के साथ में हो गए, ये क्या समाजवादी पार्टी के लिए भी था क्या? केवल समाजवादी पार्टी, आप देखिए इंदिरा जी ने आपातकाल किस लिए लगाया था? राजनारायण जी जो समाजवादी थे, जिसके साथ मुलायम सिंह यादव भी काम कर रहे थे, उनका ही चुनाव हार गए थे, उन्होंने ही मुकदमा किया था। उस मुकदमे को सुनिए, लड़ने में उन पर इलाहाबाद न्यायालय के परिसर में हमले होते थे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। अच्छा। उसी में फैसला था जिसके आधार पर बाद में इमरजेंसी लगाई और समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी, और आज समाजवादी पार्टी आपातकाल ये पॉइंट लास्ट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने उठाया। तो सिद्धार्थ जी प्लीज एक मिनट, क्योंकि एक भी रिएक्शन नहीं लिया, इसलिए मैं जरा बात कर लेता हूं। विवेक जी, इस पर क्या कहेंगे आप आज साथ में? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा है और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो भी जेल गए थे, उसमें कोई दो राय नहीं। इमरजेंसी का विरोध हमने भी किया था, चाहे वो राजनारायण जी हो, चाहे स्वर्गीय चरण सिंह साहब हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, बड़े नेता जो जयप्रकाश नारायण हो, सब जेल गए थे, सबने विरोध किया था और विरोध करना भी चाहिए था। लेकिन आज सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस समय जो आरएसएस प्रमुख थे बारा साहब देवरस, वो इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे और अप्रिसिएशन लेटर लिख रहे थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी। रुक जाइए, बात सुन लीजिए। आज 50 साल होने को आए हैं, ठीक है, शांत हो जाइए, सुन लीजिए। आज 50 साल होने को आ गए हैं इमरजेंसी लगे हुए, काफी समय बीत चुका है। मैं मानता हूं कि वो एक काला अध्याय है, लेकिन इस बात को आज इस बात जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात को रख रही है, रखे, वो स्वतंत्र है। लेकिन इस बात से क्या लाभ होने वाला है देश को, जरा ये हमको बता दो। युवाओं को क्या लाभ होगा, बेरोजगारों को क्या लाभ होगा, किसानों को क्या लाभ होगा? आज बॉर्डर पे जो इश्यूज है, चाइना घुसा रही है, उसको क्या लाभ होगा? जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद उजागर कर रही है। अच्छा। इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके विधायक कर रहे हैं, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष कर रहे हैं, इनके नगर पालिका चेयरमैन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसमें क्या लाभ होने वाला है? ठीक है, अच्छा ये पूछ लेता हूं विवेक जी, आपने कहा कि जुल्म, वो कह रहे हैं कि जुल्म सहने वाले आज जुल्म करने वालों के साथ में आ गए। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये बताइए क्या लाभ होगा? एक सेकंड पॉइंट टू पॉइंट तुरंत बात कर लेते हैं ना। 5 सेकंड लूंगा। अच्छा 5 सेकंड मैं बता देता हूं। 5 सेकंड 5 सेकंड ले लीजिए। आपने डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कही, संविधान की हत्या, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को लूटने की कोशिश की थी, चुनाव ओके, इसको भी ऐड कर लेता हूं, ठीक है। डेथ ऑफ, अब बताइए सिद्धार्थ यादव जी। हाँ देखिए हिमांशु जी, आपने पूछा और मैं सीधा जवाब देता हूं, क्या लाभ होगा? अगर हमारे देश के कालखंड में कभी ऐसा हुआ कि देश के संविधान को तार-तार कर दिया गया हो और सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को जला दिया गया हो, तो आज 21वीं सदी में जब भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, हमारे देश के नागरिकों को और विशेष तौर से युवाओं को जो प्रतिज्ञा है हमारे संविधान को लेकर के, हमारे संविधान जो हम सबको एक सशक्त करने का काम करता है, वो प्रतिज्ञा को कोई ना भुला सके, इसके लिए आज ये जरूरी है। ये समाजवादी पार्टी जो उनके खिलाफ ही लड़ा करते थे, आज एक शब्द में कह नहीं पा रहे कि वो कालखंड खराब था या इमरजेंसी गलत लगी थी। हम इसका विरोध करते हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप दिन नहीं बनाएंगे तो समाजवादी तो बदल गए, आरजेडी वाले बदल जाएंगे, ये सारे बदल जाएंगे, क्योंकि जो कंटेम्पररी पॉलिटिक्स है, आज के जमाने की राजनीति की जरूरतें जो है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, आपको पूरा बोलने का मौका मिला, आप सुनने की हिम्मत रखिए। जो आज की राजनीति की मजबूरियां हैं, उनकी जरूरतें हैं, उसके कारण ये इस हद तक चले जाएंगे कि ये समझा देंगे कि वो इमरजेंसी का दौर भी अच्छा था। और मैं आपको बता दूं, जो अपना इतिहास भूल जाती है, जो भी कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, वो उसको धराती है। अगर आपको इमरजेंसी जैसा दौर फिर से देखना है, इनका कालखंड फिर से देखना है, तो भूल जाइए।
अगर आज उसका फायदा और नुकसान की बात ये लोग करेंगे और ये कहने का काम करेंगे, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, ये कहने का काम करेंगे कि आज इमरजेंसी चल रही है, तो हिमांशु जी मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। 11,000 लोग मीसा के अंदर बंद किए गए थे, 10 साल में बताइए कहाँ बंद किए गए? ऐसे बात नहीं हो सकती है। खरीद रहे हैं, आप ही बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए, ऐसे बात नहीं। सब जनता देख रही है। आप 1975 के अतीत में आपके बीच में नहीं बोला था, कोई लाभ नहीं। यादव जी ये कह रहे हैं कि जो दौर उस वक्त था वो दौर इस वक्त भी है, इस वक्त भी आपातकाल ही है, ये कह रहे हैं विवेक जी। मैं जवाब देता हूं, अगर विवेक जी सुन सकें तो। मैं पूछना चाहता हूं हिमांशु जी, 1,11,000 लोगों को मीसा के कानून के अंदर किया गया था, DIR में किया गया था, 10 साल में बताइए कहां किया गया? प्रेस पे सेंसरशिप थी, प्री अप्रूवल लिया जाता था। आपके शो के डिबेट का टॉपिक चुनने से पहले आपको सरकार से पूछना पड़ा क्या? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 हिबियस कॉर्पस हटा दिया गया था। कोर्ट किसी को बुला नहीं सकती थी जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया गया, और जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको सुप्रीम कोर्ट में उसका साथ दिया, उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया, HR खन्ना को, सारे जजेस को सुपरसीड कर दिया गया। बताइए 10 साल में ऐसा कहां हुआ? अच्छा बताइए। आगे बताइए। लोकेश जी, राज्य की सरकारों को गिरा दिया। लोकेश जी विपक्ष का मुद्दा, लोकेश जी विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष बताइए ना इन चीजों को। हाँ, ये झूठा पूछ लेता हूं ना, पूछ लेता हूं सिद्धार्थ जी, पूछ लेता हूं। लोकेश जी बताइएगा, इसका तो जवाब दीजिएगा। और जो विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष बार बार हाथ में संविधान लेकर ऐसे ऐसे दिखाता था, कोई शपथ ले रहे तब भी ये दिखाया जा रहा है, आज वही मुद्दा बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, तो जोर का झटका बहुत जोर से शायद लग रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? हिमांशु जी, सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर कोई सभ्यता अपना अतीत भूल जाए तो उसका भविष्य बहुत ही धूमिल होता है। तो मैं आपको ये अतीत जरा याद करा दूं। 1970 के दशक की अगर मैं बात करता हूं, 1971 में हम युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो एक इमरजेंसी लगाई हुई थी। 1971 से लेके ये जो इमरजेंसी लगी थी वॉर वाली, ये 1977 तक थी। तो 75 में जब हिंसा हुई थी तब भी एक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेटिव है। दूसरी बात, 1973 में अरब इजराइल का युद्ध हुआ आप उस वाले आपातकाल को इस वाले आपातकाल से सुनिए ना, आप उस वाले आपातकाल को इस वाले आपातकाल से जोड़ रहे हैं? मैं उस पर आता हूं। मांशु जी मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा बोल लीजिए ताकि सब समझ जाए। हाँ क्या कह रहे हैं आप? 1973 के बाद में जब थोड़ा सब्र रखिए सिद्धार्थ, बोलिए बहुत बेहतर होगा अगर आप इतिहास जान लें। 1973 के अरब इजराइल वॉर के बाद में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगी। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस जो रेलवे मजदूरों के लीडर होते थे, उन्होंने स्ट्राइक की धमकी दी थी। और आप जो मीसा कानून की बात कर रहे हैं ना, मीसा, कॉफी पिसा, ये सभी कानून इसलिए लाए गए थे ताकि कीमतें कम की जाए, ताकि ये जो स्ट्राइक है, एक तरह से होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, इसको रोका जाए, क्योंकि इसके कारण एक आम नागरिक का रहना मुश्किल हो गया था। आप आंकड़े तय कर सकते। 1975 में 2 जून को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट हमसे पूछने सर इनको क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ देखिए भाई, ये सुनने आपके जो पॉइंट है, आपके जो पॉइंट है, 2 लोग बहुत अचंभित हो रहे हैं, तो इस पर वो उनका रिएक्शन लूंगा। लेकिन आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं क्या? विवेक जी और प्रेम जी भी हो रहे हैं पहले मैं आप पूरी कर लीजिए, मैं नहीं चाहता आधे अधूरी कोई बात हो। हाँ प्लीज कंप्लीट कीजिए। हिमांशु जी, जो राजनारायण केस की बात कर रहे थे अवधेश जी, जो जस्टिस सिन्हा ने जिसका जजमेंट दिया था 2 जून 1975 को, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी स्टेप असाइड करने के लिए राजी थी। आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उनके लॉयर थे NA पालखीवाला। NK पालखीवाला जी के पास जब ये केस जाता है, NA पालखीवाला जी कहते हैं कि ये केस बहुत वीक है, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर स्टे लगा देता है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, तो उसी दिन की शाम को रामलीला मैदान में इस तरह की एक अपील करना। सिद्धार्थ जी तुरंत जवाब दीजिएगा। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए कि 1 मिनट मुझे और दीजिए। मैं 1 मिनट देखिए, आप जिस तरह आप 1 मिनट बहुत लंबा, इसीलिए जून 25 को
अब इसीलिए जून 25 को संविधान हत्या दिवस मनाना पड़ेगा, आगे की पीढ़ियों को बताना पड़ेगा, नहीं तो लोकेश जी जैसे लोग आएंगे, इनकी पार्टी आएगी और बता देगी कि कीमतों को कम करना था इसलिए इमरजेंसी लगी, लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, देश में सेंसरशिप आ गई, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, प्रतिबंध लग गए और ये समझा रहे हैं कीमतें कम करने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। जो कोर्ट से हारने वाली थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पोस्ट फैक्टो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के इमरजेंसी लगाई, फोन करके प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बता दिया कि आज से इमरजेंसी लागू होगी, परमिशन बाद में ली और ये बताना चाहते हैं 71 से चलती आ रही थी। अरे इतिहास भी तो कोई चीज होगी, कोई सच और झूठ भी होगा या सब कुछ नैरेटिव। अच्छा, अवधेश जी ने एक पॉइंट यहाँ पर कहा, सुनिए ना, अवधेश जी ने देश की पीढ़ियों को, देश के वर्तमान को नहीं बताया तो देना बनेगा विवेक जी का। अवधेश जी ने एक बात यहाँ पर कही कि प्रेम कुमार जी भी शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे जो अभी लोकेश जिंदल जी ने कहा। तो प्रेम कुमार जी, क्या आप लोकेश जिंदल जी की बात से सहमत हैं या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं या आपत्ति जताना चाहते हैं? देखिए, जिस बात पर खुद कांग्रेस बोल चुकी है कि आपातकाल हमारी भूल थी और उस दौरान ज्यादती की बात इंदिरा गांधी भी स्वीकार कर चुकी है, तो इस बात को आज के कांग्रेसी तो नकार नहीं सकते। दूसरी बात ये है, साथ साथ ये बात है कि भाई हम बीजेपी के लिए भी बोलना चाहते हैं, जो भावना आप इमरजेंसी के लिए 50 साल बाद आज दिखा रहे हैं, वो भावना अटल बिहारी वाजपेयी जी में क्यों नहीं दिखी? उनकी 3-3 सरकार आई, उन्होंने बीजेपी की 2 सरकारें बीत चुकी हैं, कभी इन्होंने हत्या दिवस मनाने की नहीं सोची, आज ही क्यों सोच रहे हैं? 50 साल बाद ये जमीर क्यों जाग रहा है इनका? ये बड़ा सवाल है। अब ये विश्लेषणकर्ता ने एक सवाल पूछा तो विश्लेषणकर्ता जवाब देंगे। अवधेश जी, इसका जवाब आपके पास है, फिर मैं सिद्धार्थ जी। इसमें देखिए कई ऐसे सवाल आए हैं जिनको तथ्यात्मक रूप से ठीक करना जरूरी है। विवेक जी की अपनी समस्या हो सकती है, मुलायम सिंह जी अगर जिंदा होते तो जाके पूछते कि आपके साथ आरएसएस के कितने लोग जेल में थे। अच्छा, हाँ, देखिए ऐसा है कि जब जेपी जेल जा रहे थे तो उन्होंने लोक संघर्ष समिति बनाई, उसका राष्ट्रीय संयोजक किसको बनाया? आरएसएस के एक नानाजी देशमुख को बनाया। और जब नानाजी देशमुख जेल गए तब कौन बना? सुंदर सिंह भंडारी बने। और जेपी ने जो छात्र युवा संघर्ष, नानाजी देशमुख वही, सुनिए ना, अरे भैया बीच में मत बोलिए। आपने तो मीसा को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को आपने बना दिया, मेंटेनेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट बना दिया। आपकी बात को कितना गंभीरता से सुना हमने। सुनिए ना, बाला साहेब देवरस भी अरेस्ट हो गए थे। हाँ, और जब जयप्रकाश जी ने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनाया तो उसका राष्ट्रीय संयोजक कौन थे? राम बहादुर जाय, जो आरएसएस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख थे। तो इस समय देखिए, उस समय इतना विचारधारा का ऐसी घृणा नहीं थी। अच्छा। सब मिलकर, समाजवादी भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, यहां तक कि संगठन कांग्रेस के लोग थे, सब मिलकर लड़ रहे थे। आज क्या है ना कि ये जो सेकुलर कट्टरवाद जो पैदा हुआ है ना देश में, एक नए प्रकार की सांप्रदायिकता, फासिस्ट प्रवृत्ति सेकुलर के नाम पर जो पैदा हुई है, जिसको मैं सेकुलर फंडामेंटलिज्म कहता हूं, उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आरएसएस से विचारधारा के आधार पर आप मतभेद प्रकट करिए, विरोध प्रकट करिए, उसमें थोड़े समस्या है। तो विवेक जी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अंतिम समय जेल में सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? जब लास्ट में काउंटिंग हुआ ना, तो 1 लाख लोग, 1,30,000 में 1 लाख लोग वही थे जो किसी न किसी प्रकार से आरएसएस से, जनसंघ से जुड़े हुए थे। विवेक जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तथ्यों को तोड़े मरोड़े नहीं, समाजवादियों ने बलिदान दिया उसमें, भाई हम उनको सबको स्वीकार करते हैं। और मेंटेनेंस, लेकिन विरोध करने के लिए सुनो, ये मीसा के बारे में सुनिए। आज लालू जी की जो बेटी मीसा है, लालू जी की बेटी मीसा है, वो उसी के नाम पर है। उसको एक कह रहा है कि मीसा जो है ना महंगाई घटाने के लिए रोका गया। तो बताओ विवेक सिलास जी, बताइए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए, जहां तक मैं वर्तमान की बात करता हूं, मैं तो चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे लगातार उठाती रहे, बिल्कुल उठाना चाहिए। अरे आप तो ठीक है, कांग्रेस से तो पूछ लीजिए। मैं बता रहा हूं ना, उसके लिए आगे तो सुन तो लीजिए। जितना ही इस तरह के ये मुद्दे उठाएंगे, जनता उतना ही इनको पीछे लेके जाएगी। अच्छा। अभी धर्मेंद्र प्रधान का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि बड़े गर्व से बोल रहे थे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अरे अपना डिपार्टमेंट संभल नहीं रहा है, नीट की परीक्षा लीक देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आए? क्या वापस आइए ना, आरएसएस का जो मुद्दा आपने उठाया था उस पर क्या आपने तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश किया? अपना विभाग संभाल नहीं रहा है। मैं विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट पर आपको स्पेशल बुला लूंगा कभी चर्चा होगी तो, मुझे बताइए ना। अतीत के सिवा आरएसएस के मुद्दे पर आपने जो अपनी बात रखी, क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया? अरे
ये सब बैठ के फर्जी बात करते हैं। क्या उन्होंने लेटर नहीं लिखा? आपने क्या किया? क्या लेटर दिखा दीजिए जरा। नहीं वो लेटर चाहिए, आप लेटर मांगो इनसे। मांगी थी। नहीं ये लेटर और माफी बता दो कहाँ है। कैसे अंग्रेज के? सुधांशु त्रिवेदी जी सही लाइन देंगे कि जुल्म करने वालों के साथ में ऐसा है जयप्रकाश जी जो पांच, ये सब अंग्रेज के दलाल बैठ अरे देखो ये बदतमीजी है, ये आप बदतमीजी है। ऐसे लोगों को इतनी सभ्यता के साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप वापस इसी डर्रे पर आ जाते हैं। ये समस्या है। जब झूठ पकड़ा जाए, जब आपका झूठ पकड़ा जाए, आपका दुष्प्रचार पकड़ा जाए, आपकी वैचारिक सांप्रदायिकता, आरएसएस के मुद्दे पर आपने बोला, उन्होंने तथ्य रख दिए, उन्होंने बता दिया आंकड़े। दलाल किसी को कुछ कहना शुरू कर दिए। विवेक सिलाल जी, आपके जो अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो भी इस तरह से आपानिक होते, वो भी इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप क्यों करते हैं? आप लोग गलत बात है ना। लोकेश जंदल जी, आपके दिमाग में ये तो आता होगा, मन में ये सवाल तो उठता रहा, प्रवृत्ति है ना आरएसएस को, इसका जवाब दिया। अच्छा लोकेश जंदल जी, आपके मन में ये सवाल तो आता होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, कि आखिर ये जो आपातकाल का जन्म है, ये कब पीछा छोड़ेगा? देखिए हिमांशु जी, इतिहास में कई ऐसे दिवस आए जिनमें घटनाएं हुई, जिनका आज हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन हिमांशु जी, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये घटना क्यों हुई और ऐसे क्या कारण थे इन घटना के घटने के, और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। अब कल ही महाराष्ट्र की असेंबली ने एक बिल पारित किया है, स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024। ये ड्रैकोनियन लॉ है, जिसके तहत महज किसी व्यक्ति के पार्टिसिपेट, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अर्बन नक्सलाइट मूवमेंट में खड़ा भी होता है, मुद्दा कहीं और का उठ जाता है। जब भी मुद्दों की बात होती है, मुद्दा कहीं और का उठ जाता है। आज आपने आपातकाल की वजह को किसी और से जोड़ने की कोशिश भी की। सुनिए ना, आज आपने आपातकाल की वजह जो लगाई गई, उसको आपने किसी और वजह से जोड़ने की कोशिश की। विवेक जी ने कोई और आंकड़ा यहां पर रख दिया। प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जब मान चुके हैं गलती, तो आज के वर्तमान कांग्रेस वाले उस चीज को वो नहीं कर सकते। लेकिन समझिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जनता के बीच क्या मैसेज जाना चाहिए। फिलहाल वक्त की कमी है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे।